नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सप्लायर डेवलपमेंट के बारे में। अगर हम अपने परिवार में देखें तो हम अपने बच्चों को तब तक उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं जब तक वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ना बन जाएं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग को शुरू के कई साल बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल रिसोर्स बन जाए। अगर आप किसी पक्षी को या जानवर को भी देखें तो जो उनका बच्चा होता है उसको तब तक ध्यान रखते हैं, उसको तब तक खिलाते हैं जब तक वो अपनी रक्षा खुद ना कर पाए और अपना खाना खुद ना जुटा पाए। बिल्कुल उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने सप्लायर की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स की सभी रिक्वायरमेंट को ठीक से फुलफिल कर सके। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। जो स्टेप नंबर 1 है वो है कि क्यों हमें सप्लायर का डेवलपमेंट करना है, क्या कारण है जिस कारण से ऑर्गेनाइजेशन को सोचना है कि उसे सप्लायर का डेवलपमेंट करना है। जो दूसरा स्टेप है कि जब डिसाइड हो जाए कि क्यों करना है तो ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जिसके बेसिस पे ये डिसाइड करना है कि सप्लायर का डेवलपमेंट होना चाहिए, कौन में सप्लायर को हमें सेलेक्ट करना है। जो तीसरा स्टेप है वो रियल स्टेप है, डू वाला स्टेप है कि अब हमें सप्लायर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। और जो चौथा स्टेप है वो ये असेस करना है कि जो हमने सप्लायर का डेवलपमेंट का एक्टिविटीज की उसका रिजल्ट क्या आया। और पांचवा अगर लास्ट स्टेप एक बार बोला जाए, क्या चैलेंजेस हैं आज के टाइम में इंडस्ट्रीज में विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर डेवलपमेंट। तो मैं शुरू करूंगा स्टेप नंबर 1 से कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों सोचे इस बारे में कि उसे सप्लायर का डेवलपमेंट करना है। क्योंकि जब हम सप्लायर का डेवलपमेंट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का समय लगता है, पैसा लगता है, एनर्जी लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होने चाहिए कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन सोचे। तो उनमें से कुछ कारण जो हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को यह लगता है कि जो उसका एग्जिस्टिंग सप्लायर है उसके साथ उसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, तो उसको ये इंश्योर करना जरूरी है कि क्या उसका सप्लायर फ्यूचर के लिए तैयार है। वो एक रीजन हो सकता है। जो एक दूसरा रीजन हो सकता है वो ये है कि वो सप्लायर की जो कैपेसिटी है और वो जो उसकी कैपेबिलिटी है क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो इतनी मजबूत है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से वो अपने आप को चला पाए आने वाले सालों के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोटिव की बात करें तो वो 2 व्हीलर सेगमेंट में है और उससे वो 4 व्हीलर सेगमेंट में जाना चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके सप्लायर भी तैयार हैं उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि कितना सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो वो एक रीजन हो सकता है कि हमें सप्लायर का डेवलपमेंट करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कई बार होता है कि जो सप्लायर होता है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन सोचे कि हमें सप्लायर्स को डेवलप करना चाहिए। और एक बार जब ये क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है कि क्यों हमें सप्लायर का डेवलपमेंट करना है, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कि बहुत सारे सप्लायर हैं, ऑन एन एवरेज अगर हम किसी भी एक मीडियम साइज कंपनी की बात करें तो उसमें 50 से लेकर 100 तक मिनिमम सप्लायर होते हैं। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन से सप्लायर उसके लिए यूजफुल है। और ये स्टेप करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं। मैं उनको शेयर करता हूं एक करके आपके पास। एक तो हो सकता है कि जो सप्लायर की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस चल रही है, जो उसकी क्वालिटी की परफॉर्मेंस है, डिलीवरी की परफॉर्मेंस है, वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। जो दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है वो ये हो सकता है कि कितने रेगुलरली उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर किसी की कभी कभी कंप्लेंट आ रही है तो मे भी बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट अगर किसी की रेगुलर कंप्लेंट आ रही है और पता नहीं चलता अचानक कितनी सीरियस कंप्लेंट आ रही है, तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। किसी सप्लायर के यहाँ अचानक ही कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट आ जाता है, कई बार लेबर इश्यूज के कारण से डिलीवरीज का इशू आ जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि उसकी जो न्यू डेवलपमेंट की जो कॉम्पिटेंसी है वो स्ट्रांग नहीं होती, तो उस कारण से जो भी नया पार्ट डेवलप किया जाता है उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कस्टमर तक उसका इम्पैक्ट जाता है।
इसी तरह से ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि उसके यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स का प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता, तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किस सप्लायर को डेवलपमेंट के लिए लेना चाहिए। इसके अलावा कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो कंपटीशन होता है कि वो सप्लायर मार्केट कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा कुछ और रीजन जो सप्लायर डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में सेलेक्ट करने के लिए हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं कि वो सप्लायर के साथ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म अपने आप को किस तरीके से देखती है। देन पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके बेसिस पे ये क्राइटेरिया डिसाइड हो सकता है कि हमें किस सप्लायर को चुनना चाहिए सप्लायर डेवलपमेंट के लिए। जब एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये 5, 10, 15, 20 सप्लायर हैं जिनको हमें डेवलपमेंट में आगे लेके जाना है, तो तीसरा स्टेप आता है कि अब उनका डेवलपमेंट किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर हम पीडीसीए साइकिल की तरफ से बात करें, प्लान डू चेक एक्ट की तरफ से बात करें, तो प्लानिंग में जो पार्ट होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन और सप्लायर, उनका टॉप मैनेजमेंट कितना कमिटेड है सप्लायर डेवलपमेंट के लिए, और क्या वो एग्री करते हैं इस बात के लिए कि जब तक वो डेवलपमेंट की एक्टिविटी पूरी नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यू रखेंगे। तो सप्लायर डेवलपमेंट का जो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एक सेट टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कितने महीनों में या कितने साल के अंदर हमें ये पूरा डेवलपमेंट का काम पूरा करना है, और उसका समय समय पे किस समय उसको हमें रिव्यू करना है देखने के लिए कि भाई जो हमने प्लान किया था वो उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। देन ये देखना भी बहुत जरूरी है कि प्लानिंग के टाइम में कि क्या जो भी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी, जो ड्राइंग थी या और इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट थी, क्या वो सारी की सारी जानकारी और सप्लायर के पास है या नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो देखनी है कि उसका मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन का स्टेटस क्या है। जैसे ISO 9000 है, अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो IATA 16949 की एक रिक्वायरमेंट है कि आज के टाइम में क्या वो सर्टिफाइड है, और अगर सर्टिफाइड है तो किस तरह की सर्टिफिकेशन बॉडी से सर्टिफाइड है, और उससे एक्चुअली में उनके सप्लायर को कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ये भी प्लानिंग की जा सकती है कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ मिलके काम करना है, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए या नहीं। एक बार जब प्लानिंग का काम हो जाएगा देन हम डू की बात करेंगे कि अब हम एक्चुअली में सप्लायर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो गैप एनालिसिस का है कि ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर के एंड पे जाएगी और उसके यहाँ पे एक ऑडिट करेगी और देखेगी कि आज के टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है उसके मुकाबले क्या हालचाल है, उसका कितना गैप है। जो एक बार गैप आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि उस गैप एनालिसिस के ऊपर काम करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो गैप एनालिसिस के द्वारा पता लग सकते हैं। समथिंग अगर हम बात करें कि उसके यहाँ जो फाइनल इंस्पेक्शन का जो सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है, या मे बी न्यू डेवलपमेंट की जो टीम है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये भी हो सकता है कि उसके यहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे वो चेकिंग करते हैं वो या तो पूरे नहीं हैं, या अगर वो हैं भी तो वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए लोगों की जो प्रोडक्शन में या क्वालिटी में वो इफेक्टिव नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड तो है लेकिन उस सर्टिफिकेशन से उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बात करे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी से कि किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सप्लायर को डेवलप करने के लिए। देन अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली CQI के कुछ टूल्स हैं जिसको हम कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट बोलते हैं, जिसमें अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की बात करूं तो CQI 9 है जो हीट ट्रीटमेंट के लिए है, CQI 11 है जो प्लेटिंग के लिए है, CQI 12 है कोटिंग के लिए, और इस तरह से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। तो आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन की क्या अंडरस्टैंडिंग है। देन ऑटोमोटिव बात करता है कोर टूल्स के बारे में। 5 कोर टूल्स हैं, APQP, PPAP, FMEA, SPC एंड MSA। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी उसको समझ है, किस तरीके से उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा है।
ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली में जो सप्लायर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इट्स एक्चुअली अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। तो कितनी अफेक्टिवली वो चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस हम कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो हमने प्लानिंग कर ली, देन डू कर लिया, देन हम चेक पे आते हैं। जब हम चेकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर अब ऑर्गेनाइजेशन को उसके यहाँ पे फिर से ऑडिट करना है। अब ऑडिट भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। सिस्टम ऑडिट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट हो सकता है, प्रोडक्ट ऑडिट हो सकता है। वो करके उसे पता लगेगा कि जो भी एक्टिविटीज पिछले कुछ महीनों में हुई थी उसका रिजल्ट क्या आया, क्या उससे कुछ इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हुए, क्या वहां पर कॉस्ट कटिंग के कुछ प्रोजेक्ट करने शुरू हुए, और अगर वो हुए तो वो किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि जब हम सप्लायर का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो सप्लायर के साथ सप्लायर के भी सप्लायर, जिसको हम सब सप्लायर बोलते हैं, उसको भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सप्लायर की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि उसके सब सप्लायर का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। ऐसे बहुत सारे OEMs हैं, जैसे मारुति है, उसने सिर्फ टियर 1 के लिए नहीं बल्कि टियर 2 के लिए भी मैनुअल्स बनाए हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उनके लिए भी अलग अलग कुछ ग्रेडिंग का सिस्टम है जो ग्रीन, रेड एंड येलो करके बनाया हुआ है, जस्ट टू असेस, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सप्लायर तभी अच्छा सप्लायर बन सकता है जब उसका सब सप्लायर अच्छा हो। तो सब सप्लायर की परफॉर्मेंस को भी चेक करना बहुत जरूरी है। एक बार जब 3 स्टेप हो जाते हैं तो चौथा स्टेप आता है एक्शन का। अब यह देखना है कि किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी है इसको कंटिन्यू करना है, या इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है तो उसको चेंज किया जाए। और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर सप्लायर बदल नहीं रहा है, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो उसको एस्केलेट करना जरूरी है टॉप मैनेजमेंट को। और अगर उसके बावजूद भी टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्टेड नहीं है अपने आप में इंप्रूव करने के लिए, देन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू टेक अ डिसीजन कि अब हमें कोई नया सप्लायर ढूंढना चाहिए। तो इस तरीके से प्लान, डू, चेक एंड एक्ट के अंतर्गत हम सप्लायर डेवलपमेंट का प्रोसेस पूरा करते हैं। और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। अब पता कैसे चले कि जो सप्लायर डेवलपमेंट का हमने काम किया उसका रिजल्ट क्या आया। तो वो पता कैसे चलेगा, उसको पता करने के लिए कई इंडिकेटर हो सकते हैं कि क्या वहां पे कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से कुछ इंप्रूवमेंट हुई, क्या क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से कुछ इंप्रूवमेंट हुई, क्या वहां पे कुछ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एक्टिविटी शुरू हुई, क्या सप्लायर के एंड पे कोई सस्टेन्ड डेवलपमेंट हुआ, क्या उसकी ओवरऑल कॉम्पिटेंसी इंप्रूव हुई। ये कुछ इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलेगा कि ओवरऑल ये जो सप्लायर डेवलपमेंट का काम किया था उसका रिजल्ट आया नहीं आया। जो 5वां एक बात हो सकती है कि आज के टाइम में इंडस्ट्री में किस तरह के चैलेंज चल रहे हैं। तो अगर मैं कुछ चैलेंज की बात करूं तो यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टॉप मैनेजमेंट क्या रिव्यू एक्चुअली में करता है कि जो सप्लायर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने टीम लगा रखी है, जो इतना पैसा और एनर्जी वो लगा रहे हैं, उसका एक्चुअली में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में सिस्टमेटिक तरीके से सप्लायर का सिलेक्शन करती है डेवलपमेंट के लिए, या कुछ भी सप्लायर को पिक कर लेती है बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस उनकी डेवलपमेंट करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सही लोगों का चयन करती है अपने यहां से जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल है, जिससे कि वो सप्लायर की प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड कर पाए और उसके बेसिस पे डेवलपमेंट कर पाए। तो अगर मैं फिर से समरी करता हूं तो 4 या 5 स्टेप जिसकी हम बात कर रहे थे। पहला स्टेप यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्यों सप्लायर का डेवलपमेंट करना है। एक बार उसके बारे में पता लग जाता है तो स्टेप नंबर 2 कि सप्लायर के डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एक बार क्राइटेरिया सेट हो जाता है तो तीसरा स्टेप यह आता है कि उसका डेवलपमेंट किस तरीके से करना है। चौथा स्टेप है कि अब उसको इवेल्युएट करना है कि अब हमने जो उसका डेवलपमेंट किया उसका रिजल्ट क्या आया, क्या वो पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, या बिल्कुल फ्लैट है वैसे चल रहा है। और 5वां कि आज के टाइम में इंडस्ट्री में किस तरह के चैलेंज आ रहे हैं। अगर इसके बारे में आप और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नीचे ब्लॉग में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे एक लिंक है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली आपके पास ये जानकारी आती रहे वीडियो के थ्रू, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।